ठीक है दोस्तों, आज हम कक्षा 9 का दूसरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको बताएंगे द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आज हम दूसरे वीडियो पर चलें, देखते हैं ये क्या है अब इसका दूसरा वीडियो देखेंगे। हम यहाँ शुरू करें द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम से। हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। देखिए, यदि किसी, देखिए ये हमारा हेडिंग है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा ऊर्जा E हो तो आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन ने एक फार्मूला दिए थे E बराबर mc²। ठीक, यह फार्मूला किसके हिसाब से आया, किसके अनुसार आया, आइंस्टीन के अनुसार आया। अब देखिए, E बराबर एनर्जी होता है, m बराबर मास होता है। ठीक, C बराबर क्या आएगा, जहाँ C प्रकाश का वेग के लिए दर्शाया जाता है। ठीक, अब प्रकाश का वेग जो है उसका मान कितना होता है, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक, देखिए ये जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है। ठीक, 1 नंबर या 2 नंबर के लिए आपका परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक है, देखिए, द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान को ऊर्जा तथा द्रव्यमान, देखिए, द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। यही बात इनमें कहा गया है। अगर कोई द्रव्यमान है तो उसे हम ऊर्जा में, अगर कोई ऊर्जा है तो उसे हम द्रव्यमान परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा अगला हेडिंग क्या है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है, देखिए, जैसे हमारा पदार्थ है, अब भौतिक स्वरूप का मतलब यही होगा, ठीक, उसका बाहरी आकार बदलेगा लेकिन अंदर का कोई गुण परिवर्तित नहीं होगा। देखिए अब इस शब्द में क्या लिखा है, वास्तव में पदार्थ विभिन्न आकार एवं आकृति तथा प्रकृति के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण बहुत छोटा होने के कारण उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखना असंभव है। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा पदार्थ है उसका आकार विभिन्न प्रकार का होता है, जिससे आकार में दिखाई देता है, आकृति में भी परिवर्तन दिखाई देता है और प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देता है। ऐसे कण जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। यही बात इसमें क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, इतना समझ में आए तो आगे चलते हैं। हमारा क्या है, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला गुण क्या है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। अगर कोई पदार्थ है, ठीक, उनके जो कण हैं, जिन कणों से वह मिलकर बना है, उनके बीच खाली स्थान होता है। ठीक है, तो देखो इसका दूसरा गुण क्या होगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जो हमारा पदार्थ के कण होते हैं जिनसे हमारा पदार्थ मिलकर बना होता है, उस कण में वह हमेशा निरंतर गतिशील होते हैं। थोड़े से भी गति करेंगे लेकिन हमेशा गति में ही रहेंगे। ठीक, अर्थात उन्हें उस जो गति कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तीसरा गुण क्या है इनका, ठोस पदार्थों का, ठोस पदार्थ नहीं, पदार्थ का। ठीक है, पदार्थ का तीसरा गुण क्या है, पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल उपस्थित होते हैं जिसे अंतर आणविक बल कहते हैं। देखिए हमारा जो पदार्थ है उनके बीच कण मौजूद होते हैं। अब कण एक दूसरे से बंधे कैसे रहते हैं, ठीक है, देखिए उनमें एक बल होता है जिसे आकर्षण बल कहते हैं। आकर्षण बल क्या होता है, एक दूसरे के जो कण हैं उसे बांध कर रखे रहते हैं। ठीक है, और इसी बल को हम क्या कहेंगे, बल तो अंदर काम कर रहा है, पदार्थ के अंदर काम कर रहा है, इसे हम उसे कहेंगे अंतर आणविक बल कहते हैं। इतना समझ में आया, तो नोट करके कुछ बातें देखिए, समझिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। ठीक, देखिए क्या कहा इसमें, अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परमताप के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है जो अणु है गतिशील अवस्था में उनकी जो गतिज ऊर्जा है वह गैस के जो परमताप क्या होंगे, समानुपाती होंगे। यहाँ पर है गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इसलिए इसे के से दर्शाया गया है। ठीक है, ये है हमारा समानुपाती का चिन्ह। ठीक, ये हमारा टी यानी परमताप है। इतना समझ में आया दोस्तों, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखिए आगे अगला हेडिंग है हमारा, पदार्थ की अवस्थाएं।
अब बोलिए, देखिए पदार्थ कितनी अवस्थाएं होते हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होते हैं। पहला है ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था में क्या होता है? ठोस अवस्था की परिभाषा देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इस ऐसे पदार्थ को हम ठोस अवस्था कहते हैं। ऐसे पदार्थ की जो अवस्था होती है उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, पत्थर, लकड़ी, बर्फ आदि, ये क्या है? ठोस पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ के उदाहरण। अब देखते हैं इसमें एक पॉइंट, जो हमारा ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ का भी कुछ गुण होगा जिसके कारण वह ठोस को प्रदर्शित करता है। देखिए इसमें लिखा है ठोस अवस्था के महत्वपूर्ण गुणधर्म निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो पहला गुणधर्म क्या है ठोस अवस्था का? ठोस में अणुओं की व्यवस्था। अब जो ठोस पदार्थ है, ठोस अवस्था है, इसमें जो अणु होते हैं एक निश्चित क्रम में, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, निश्चित क्रम में होते हैं। ठीक है, ये निश्चित क्रम में होते हैं, मतलब क्रम से ही बंधे रहते हैं, एक दूसरे क्रम से। देखिए अगर यहाँ पर एक अणु है तो दूसरा अणु यहाँ पर ऐसे लाइन से लगे रहेंगे। ठीक है, लाइन से लगे रहेंगे, इस लाइन में भी लाइन से लगे रहेंगे और ऐसे भी लाइन से लगेंगे, एक दूसरे से क्रम से बंधे रहेंगे। ठीक है, समझ में आती नहीं बात? चलो आगे चलते हैं, दूसरे गुण को देखते हैं। दूसरे गुण में क्या कहा है? देखिए दूसरे में ठोस का आयतन एवं आकार। परिभाषा हमने यही बताया था कि ठोस का जो आयतन होता है और आकार होता है दोनों कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। क्या इतना बात समझ में आया दोस्तों? तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं, ये लिखा है संपीड़िता। संपीड़िता शब्द का मतलब क्या है? जैसे दबाने पर हमारा पदार्थ आसानी से दब जाए, ऐसे हम क्या करें पता करते हैं। ठीक, अगर कम दब रहा है तब भी संपीड़ित मतलब है दाब, जितना दाब से वो क्या हो दब सके। ठीक है, अगर कोई हमारा ठोस पदार्थ है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, अंतराकड़ी स्थान कम होने के कारण ठोस बहुत कम संपीड़ या लगभग असंपीड़ होते हैं। ठीक, इतना बात समझ में आया? अब क्या कहा है कि अगर हमारा ठोस पदार्थ है उनके बीच जो अंतराकड़ी मतलब स्थानों के बीच जितना आकर्षण, जितना हमारा रिक्त स्थान कम होगा, जो खाली स्थान कम होगा, ठीक है, खाली स्थान कम होने के कारण जो हमारा पदार्थ होगा उसे हम दबाएंगे आसानी से वो दबेगा नहीं, और जो दब नहीं रहा है उसे कहते हैं कम संपीड़। संपीड़ शब्द का मतलब होता है दबना। दब नहीं रहा है, कम दब रहा है तो उसे कम संपीड़ बोलेंगे। ठीक है, समझ में आती बात? अब देखिए चौथा क्या है? गर्म करने पर प्रसार। ठीक है, अब गर्म करने पर हमारा ठोसों का प्रसार कैसे होता है? अगर कोई ठोस पदार्थ है उसे हम गर्म करेंगे तो वह क्या होगा? फैल जाएगा। अब फैलेगा कैसे? यहाँ पर लिखा है, देखिए, किसी भी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कण दूर दूर हो जाते हैं। अब दूर दूर हो जाने के, मान लीजिए जैसे हमारा ये पेन है, अगर इस पेन को हम गर्म करेंगे, गर्म करने पर हमारा पेन पिघल जाता है। अब पिघलने से क्या होगा? जब हमारा पेन पिघलेगा ये क्या दिखाएगा? यही दिखाएगा ना, इसका जो अंतराकणिक जो स्थान है वह दूर दूर हो जाएंगे, जो इसके अंदर जो कण मौजूद होगा क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। क्या इतना बात समझ में आया? अब देखते हैं, यानी कि घनत्व, यानी कि ठोस अवस्था में घनत्व। ठीक, अब ठोस में घनत्व कैसे? यहाँ पर लिखा गया है, अंतराकणीय अवकाश बहुत कम होने के कारण इनके घनत्व उच्च होते हैं। जैसे हमारा ये ठोस पदार्थ है, इसके कण, इसके अंदर जो अंतराकणीय कण हैं बहुत पास पास होंगे। ठीक है, जब बहुत पास पास होंगे जिसके कारण ये कहाँ होंगे? देखिए इसे दबा रहे हैं, देखिए ये ठोस है ना, ये कम दब रहा है। जब ठोस है इसका वजन, जितना अंतराकणीय कम होगा, जितना रिक्त स्थान कम होगा, उसका वजन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, जब वजन ज़्यादा होगा तो वो क्या होंगे? उसका घनत्व भी क्या होंगे? उच्च होंगे। इतना बात समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो चल अब आगे, इसके आगे जो बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।